गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मैं एसपी मिश्रा आज आपको सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको इसके पूर्व इसके टॉपिक के अंतर्गत बताया था, उसमें ये बताया था कि यहाँ पर क्रांतियाँ कैसे होती हैं और इसमें जो विभिन्न प्रकार के वाद आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और उसके नमूने क्या दर्शाते हैं। तो आपको याद होगा कक्षा 9 में आप लोगों ने क्रांतियाँ पढ़ी थी। क्रांतियाँ किस प्रकार से परिवर्तन लाती हैं और लोगों में विभिन्न धारा उत्पन्न करती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें चूँकि हमारा जो परिवर्तन आता है वो एक विवाद के रूप में आता है जो वाद कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप का नाम क्यों आता है? क्योंकि हमारे देश में जो भी परिवर्तन आया वो दूसरे देश की सभ्यता को देख कर आया। एशिया में, अफ्रीका में, किसी भी देश महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में या देश में जो परिवर्तन आया वो विदेशी शक्तियों के माध्यम से आया। उद्योगों का उदय जो हुआ, जो वैज्ञानिक विकास हुआ, वो सारा परिवर्तन जो आया वो विदेशी क्रांति के बाद आया। आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें जैसे किसी भी बात का स्वरूप क्या होता है, ठीक? जैसे आप देखेंगे कि हाव भाव में आदमी एक दूसरे को देख करके कॉपी करके अपने में चेंजिंग लाता है। जो चेंजिंग लाता है, परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है, वही बात कहलाता है। पहले की बात थी कि लोग किसी के प्रति कोई लगाव नहीं रखते थे, ह्यूमनिटी नहीं थी, मानवता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे एक देश का दूसरे देश में आवागमन हुआ, व्यापारिक उपबंध आए, आयात निर्यात बढ़े, लोग धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, अपने इनकम के लिए एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगे और उसके माध्यम से लोगों में उनके सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर बहुत सारा परिवर्तन आया। वो परिवर्तन जो है एक दूसरे में बदलाव लाया और वाद के रूप में आया। तो जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया है कि सोशल साइंस आपको जो बताता है वो हाव भाव को बताता है, सामाजिक स्तर को बताता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी देश से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जात से, किसी भी व्यक्ति से जो लगाव हो जाता है वो वाद कहलाता है। तो अर्वाचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता हमको बताती है कि इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। आप बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप जानिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, ठीक? राष्ट्रवाद को परिभाषित हम कैसे करें हमको बताना चाहेंगे। प्रिय बच्चों, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, चाहे उसको सुन करके याद कर सकते हैं, या उसको जो है अपनी याददाश्त में किसी भी प्रकार से आपको उसको याद करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम आप बताना चाहेंगे कि जो आता है कि इसका स्वरूप क्या है, राष्ट्रवाद। अभी भी मैंने आपको बताया कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, निष्ठा मतलब प्रेम, निष्ठा रखना और उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। फॉलो किया? राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना, उसके आदर्शों का पालन करना, नियमों उपबंधों का अनुपालन करना, प्रगति को बनाए रखना और वो जो है उसका जो एक अनुराग होता, प्रेम होता, वो वाद कहलाता है। जैसे हम लोग अपने देश के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं ना? हम भी, आप भी, आपको जो है एक आदर्श मिलता है। फॉलो करेंगे। जैसे जो हमारे पर्व आते हैं, राष्ट्रीय पर्व आते हैं ना, राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। उसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और हमारी जो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आती है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मानी जाती है। तो हमको क्या याद दिलाती है? अपने देश के प्रति निष्ठा की याद दिलाती है, प्रेम की याद दिलाती है कि हर व्यक्ति, आप देखते होंगे जब हमारा राष्ट्रगान होता है ना, आप लोग स्कूल में करते हैं राष्ट्रगान, तो किस भाव से करते हैं? जब वो पंक्तिबद्ध हो जाते, बच्चे खड़े हो जाते हैं तो लोग कितने भाव से, कितने अनुराग से, कितनी निष्ठा से उसका गान करते हैं। आप लोग ना
हाँ करते हैं, हम लोग भी करते थे जब पढ़ते थे, और आज भी जब सुनते हैं राष्ट्रगान का नाम लेते हैं, राष्ट्रीय भक्ति का नाम जब आता है, राष्ट्रीय आदर्शों का नाम आता है, तो एक राष्ट्र के प्रति लगाव को याद कराता है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे कि निष्ठा रखना, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना और उसकी प्रगति और उसके सभी नियमों का पालन करना राष्ट्रवाद कहलाता है। निष्ठा, आदर्शों का पालन और निष्ठा, आदर्शों का पालन, लगाव रखना। ठीक, ये मूल टॉपिक है कि आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है, और वो प्रत्येक व्यक्ति में एक भाव जोड़ता है। इसके बाद राष्ट्र क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्र की परिभाषा किस रूप में दी गई। इसमें सभी लोगों ने राष्ट्र को अलग अलग रूप में दर्शाया है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि सब लोग अपने अपने अनुसार राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। जैसे एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है, क्षेत्र जो है वो राष्ट्रवाद को बताता है। हम पता चाहेंगे कि विद्वान की जो अवधारणा है राष्ट्र की परिभाषा अर्नेस्ट रेनर ने लिखा है। किसने लिखा है? परिभाषा अर्नेस्ट रेनर। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, ठीक है। परिभाषा बच्चों जब लिखते हैं किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसके अक्षर सह शब्द को लिखते हैं, उसमें अपनी बात नहीं जोड़नी है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जो कथन कहा है वो अपने अनुसार कहा है, उसमें आप अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्नेस्ट रेनर एक फॉरेन साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने लिखा है कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे आप इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, समान भाषा और नस्ल से बने क्षेत्र को, समान भाषा और नस्ल से बने क्षेत्र को, सॉरी इसमें धर्म भी आता है, ठीक। समान भाषा, नस्ल और धर्म, समान भाषा और नस्ल, समान भाषा, नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्रवाद कहते हैं। नस्ल, धर्म, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे ना, हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारी मातृभाषा क्या है? वो हिंदी है, ठीक। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीन बातें आती है ना, क्या आती है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तुम्हारा राष्ट्रवाद है। समान भाषा, सबको जो है, सबकी मातृभाषा हिंदी है। हमारे देश की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। और नस्ल जो आता है, हमारी प्रजाति आती है, मानवीय प्रजातियां नस्ल कहलाती है। धर्म, जैसे धर्म है, हिंदू है, क्षेत्र है, हिंदुत्ववाद कहलाता है, वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है और ये अपनी एक विशेषता को बताता है। अर्नेस्ट रेनर ने इसको अपनी भाषा के रूप में परिभाषित किया और ये बताया कि ये राष्ट्रवाद का स्वरूप इस रूप में आता है, ठीक। इसको आपने लिख लिया, कॉपी कर लिया, याद भी हो गया होगा शायद कि
प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक धर्म होता है, अपना एक नस्ल होता है और उससे लोगों का लगाव हो जाता है। जैसे फॉलो करेंगे कि हम लोग जब हिंदू का नाम लेते हैं, हिंदुत्व का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तो अपने देश के प्रति एक लगाव हो जाता है ना। आप लोग राष्ट्रगान गाते होंगे, राष्ट्रगीत गाते होंगे। राष्ट्रगीत में क्या गाते हैं? सारे जहां से अच्छा गाते हैं ना, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। तो ये क्या बताता है? एक बात बताता है, जब एक धुन आती है हर कोई हिंदुस्तानी उसके प्रति लगाव में आ जाता है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है ना। तो आपको शायद याद हो गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है और इसकी परिभाषा जो आईएनएस रेमंड ने दिया है, समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म क्षेत्र को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये तो राष्ट्रवाद की बात आएगी। हम आपको और बताते हैं यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्र की परिभाषा आई, उसमें किस रूप में आई, वो परिवर्तन कैसे आई, वो उसमें जो है परिवर्तित पद्धतियां कैसे आई, तो इसमें आप बताएंगे। अगला टॉपिक आपका आता है नारीवाद। ठीक, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि नारीवाद क्या है, नारीवाद किसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि संतत का जो विकास होता है वो नारियों से होता है। तो इसमें आप ये जानिए अधिकार क्षेत्र, पहले के जमाने में नारियों के अधिकार को सीमित रखा गया था ना। आप लोग सुनते होंगे पहले जमाने में नारियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उन पर एक सामाजिक बुराई माना जाता था। वो संघर्ष बताते हैं, आप लोग कक्षा 9 पढ़ चुके होंगे, जो क्रांतियां आई, क्रांतियों में चाहे इंग्लैंड की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, सारी क्रांतियां वो परिवर्तन लाती हैं और उसमें नारीवाद को बताती हैं। इसके बाद आप 10 में आए, 10 में जो एक प्रश्न आया राष्ट्रवाद में, यूरोपीय राष्ट्रवाद ने आपको क्या सिखाया, तो आप जानिएगा नारीवाद है क्या। अभी मैंने बताया इसके पहले कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति लगाव रखना, नारीवाद इसका मतलब उसमें भी एक लगाव की बात आती, धारणा आती है, लेकिन ऐसे नहीं स्त्री पुरुष को जो एक उसमें सामाजिक परंपरा होती है, जो उसका लगाव होता है, वो किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करता है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार जो आते हैं वो एक प्रकार से किस प्रकार से आते हैं। सामाजिक अधिकार हमारे कई प्रकार के होते हैं। समाज को जो अधिकार देता है, पुरुषों को अलग अधिकार देता है और स्त्रियों को अलग अधिकार देता है। अर्थव्यवस्था में जो अधिकार दिए जाते हैं, पहले के जमाने में आप लोग देखे होंगे कि पुरुष कमाता था, नारी घर के अंतर्गत रहती थी, वो अपने जो है अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती थी और उसको अर्थव्यवस्था में कोई अधिकार नहीं होता था। राजनीति में राजा के जो है वो अधिकार जो थे वो उस महिलाओं को अधिकार सीमित कर दिया गया था। ठीक है ना, पहले नारियों को राजनीति में आने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यूरोपीय क्रांति के बाद यूरोपीय क्रांति क्या कराती है? इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये यूरोपीय क्रांतियां होती है। कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा। तो हाँ, आइए हम आप टॉपिक पढ़ाते हैं। नारीवाद क्या कहते हैं? वो नारीवाद का स्वरूप किस प्रकार से यूरोप में आता है? स्त्री पुरुषों को, आप लिखेंगे इसमें नीचे से लिखेंगे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं है बच्चों। स्त्री पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आर्थिक और राजनीतिक सोच के आधार पर जो विचार आते हैं, सोच के आधार पर जो परिवर्तन आता है वो नारीवाद कहलाता है। सोच के आधार पर जो चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है, वो नारीवाद कहलाता है। और ये हमारा वृत्तांत क्या बताता है? यूरोपीय वृत्तांत बताता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि सामाजिक, मैंने बताया ना, समाज की कुछ धारणाएं हैं जो स्त्री पुरुषों में भेद करती हैं। पहले ऐसा होता था लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और तो सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे हमारी सरकार महिलाओं को आगे दी है, बढ़ाई है ना, महिलाओं के नाम से बहुत सारे कार्ड जारी किए गए, जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करता है। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद नारीवाद को बताता है कि वैसे भी हमारे देश की संस्कृति को जो है ये एक स्थान जो दिया गया है, स्त्री को ज्यादा महत्व दिया गया है ना। उसमें वैदिक काल में लेकर के सिंधु घाटी के काल में, बाद में उत्तरवर्ती काल, बौद्ध काल में, राजपूत काल में, जो भी काल आते हैं वो नारियों के महत्व को दर्शाते हैं। पॉलिटिकल क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में और इकोनॉमिकल क्षेत्र में जो परिवर्तन आता है वो नारीवाद कहलाता है। और इसमें जो है इसकी जो शुरुआत किया, आप पूछेंगे नारीवाद की शुरुआत किसने किया, कहने का आता है कि सबसे पहले नारीवाद का विकास किसने किया, तो इसमें आपको बताना चाहेंगे लुईने ऑटो पीटर्स ने। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अपना, हम इसको मिटा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ अगला नोट करना होगा क्योंकि बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम बेटा ये बहुत आता है कि नारीवाद की स्थापना किसने किया, वह कौन सा नाम है जो इसकी स्थापना में आगे आता है। इसकी स्थापना लुईने ऑटो पीटर्स ने किया था। नारीवाद की स्थापना नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लुईने ऑटो पीटर्स ने किया। ठीक, इसको आप नोट कर लिए ना। ये तो नारीवाद की बात आती है। नारीवाद की स्थापना लुईने ऑटो पीटर्स ने किया, जिसमें महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और उससे हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विकास हुआ। यूरोप में जो भी क्रांतियां आई वो नारीवाद के माध्यम से आई, राष्ट्रवाद के माध्यम से आई। ये अपने में एक परिवर्तन लाती हैं। राष्ट्र का जो स्वरूप आता है, मैंने बताया आपको कि तमाम प्रकार की क्रांतियां हुई और उन क्रांतियों में आप बताना चाहेंगे कि जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई, इंग्लैंड में क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम आपको फ्रांस के बारे में बताते हैं कि फ्रांस में क्रांति कब हुई और उसके विचार क्या थे, राष्ट्र का विचार क्या था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो आप बता जाएंगे कि राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस में क्यों मानी गई, क्योंकि इसमें वाद को बढ़ावा दिया। ठीक, तो हम आप बताना चाहेंगे कि फ्रांस में क्रांति का उदय जो हुआ ये 1789 में हुआ। कब हुआ? 1789 सेंचुरी में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और इसमें राष्ट्र के विचार आए। फ्रांस की क्रांति और इसमें विचार आए। ठीक, इसमें टॉपिक के तहत हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है फ्रांस का नाम इसलिए आता है कि इसमें प्रजातंत्र को महत्व दिया जाता है। प्रजातंत्र ये नया शब्द आता है, इसको आप लोग कक्षा में पढ़ा रहा होगा कि पहले के जमाने में हमारे यहाँ दो प्रकार के तंत्र होते थे। एक राजतंत्र होता था, एक आताताई तंत्र होता था, मतलब बड़े लोगों का शासन होता था और राजा का शासन होता था। राजा का शासन राजतंत्र कहलाता है और समाज में कुछ गिने चुने लोगों का शासन जो सामाजिक स्तर बनाते थे, उनके हाव भाव होते थे, वह भेदभाव पैदा करते थे और अपने अनुसार शासन को चलाते थे। तो धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्र के प्रति लोगों में भावना आई, नारीवाद की स्थापना हुई, क्षेत्रवाद आया और युवाद ने लोगों में परिवर्तन लाया। लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, अपने अधिकार का प्रयोग करके जो है ये प्रजातंत्र को जन्म दिया और इसमें राजतंत्र को हटा करके
प्रजातंत्र की मांग किया। इसमें फ्रांसीसी क्रांति का नाम इसलिए इससे पहले आता है। तो पहला टॉपिक आप ये जानिए कि राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का विचार पहले रूप में आया, वो इसलिए आया कि इसने जो है सबसे पहले फ्रांस के लोगों ने मांग किया कि राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र लाया जाए। तो प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई? फ्रांस में हुई। प्रजातंत्र क्या है इसके नाम से स्पष्ट है। जैसे प्रजातंत्र मतलब अब्राहम लिंकन ने कहा था, कौन कहा था? अब्राहम लिंकन। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या है? प्रजातंत्र है। इसके जो परिभाषा में आता है डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का इंग्लिश रूप जो है वो डेमोक्रेसी है। DEMOCRACY, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द जो आता है कि डेमोक्रेसी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ये जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजा ही सरकार को बनाती है, सरकार को हटाती है और सरकार को वो कार्य रूप में परिणित करती है, जो प्रजातंत्र कहलाती है। 20। तो हम आपको थोड़ा सा और पढ़ाएंगे कि आप लोग ये देखेंगे कि फ्रांस में इसके तत्व क्या क्या थे, राष्ट्रवाद के तत्व क्या क्या थे, और वो तत्व हमको बताते हैं कि प्रजातंत्र की स्थापना किया। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई। 1789 में उसने ये बताया कि जनता ने अपने अधिकारों को मांग किया, अधिकारों की मांग में नारीवाद को प्रोत्साहन दिया, नारियां जो है उससे अस्तित्व में आई और उसमें शासन प्रशासन में परिवर्तन लाई। तो दूसरी इसकी जो विशेषता आती है फ्रांस की क्रांति की, राष्ट्रवाद का विचार आता है, वो 1789 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसकी शुरुआत जो हुई, इसका आरंभ जो हुआ 1789 में हुआ राष्ट्रवाद का। इसका दूसरा टॉपिक आता है, ठीक। तीसरा इसमें आता है कि यहाँ पर मैंने बताया राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी देश के प्रति जो भाषा आती है, समान भाषा, समान धर्म और समान क्षेत्र का होना, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। तीसरा टॉपिक इसमें आता है कि भाषा के आधार पर, तो भाषा में यहाँ देखेंगे भाषाई एकता लाई गई फ्रांस में, ठीक। भाषाई एकता, भाषाई एकता में क्या बताया गया कि फ्रांस की एक भाषा होगी जो फ्रेंची भाषा कहलाएगी। फ्रेंच को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। जैसे प्रत्येक देश की राष्ट्रभाषा होती है फ्रेंच, ठीक। बच्चों इसको देख लीजिएगा, फ्रेंच भाषा। जैसे हमारे राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा भाषी होता है। मैंने अभी पहले एक वाक्य कहा था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये राष्ट्रवाद को बताता है। जैसे फ्रांस में फ्रांस का इतिहास जो बताता है वो फ्रेंचाइजी भाषा के बारे में बताता है और वहां पर जो है इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ये तीसरा टॉपिक आता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर शिक्षा के विकास के लिए जो स्कूल की स्थापना की गई, स्कूल और क्लब जो बनाए गए, स्कूल क्लब राष्ट्रवाद के लिए बनाए गए, स्कूल और क्लब की स्थापना जो की गई वो छात्रों के लिए वो एक राष्ट्रवाद को बताती है। इसकी स्थापना जो की गई वो जैकोबिन क्लब के नाम से जानी गई। एक विद्वान था जैकोबिन ने स्कूली क्लब की स्थापना किया और इसके बारे में बता दिया कि यहाँ पर ये राष्ट्रवाद की जो स्थापना किया जैकोबिन ने किया, क्लब के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से एक वाद पैदा किया जाए तो जो में डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी एक लगाव पैदा करती है और फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना 1789 में हुआ और राष्ट्रवाद के विचार को बताती है। जहां तक मैंने बताया कि ये नस्ल, भाषा, धर्म को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राजनीतिक सोच को बताता है। राजनीतिक सोच में क्या बताया गया
कि अर्थव्यवस्था को भी इसमें शामिल किया गया, कि इसमें अगला तत्व आता है राष्ट्रवाद का विचार फ्रांसीसी क्रांति में। वहाँ पर सभी प्रकार के जो कर थे, जो टैक्स थे और जो उसमें आने जाने की व्यवस्था थी, किराया था, उसमें समानता लाई गई। किसी के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया गया, न वहाँ पर धर्म के आधार पर, न जात के आधार पर, वंश के आधार पर, न नस्ल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वहाँ पर चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, समान रूप से सबको अधिकार दिया गया, सबको टैक्स के बारे में शामिल बताया गया और सब में जो है एक व्यवस्था की गई। तो इसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर परिवर्तन जो आया 1789 में क्रांति के बाद आया। क्रांति के बाद परिवर्तन आने में किसका नाम आया, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर एक शासक था नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा जो है वहाँ पर बहुत सारा परिवर्तन लाया। वो जो है संघर्षों में बढ़ावा दिया। संघर्षों में बढ़ावा देने के बाद जो है वहाँ पर परिवर्तन आया। 1815 में वाटरलू के मैदान पर उसने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जो है वहाँ पर एक नवीन शासन चलाया जिससे उसको नेपोलियन कहा गया। वो सैकड़ों युद्धों का विजेता था, इसे नेपोलियन कहा गया। बोनापार्टा सैकड़ों युद्ध का विजेता था और वो संघर्ष करता था, लोगों में समानता लाता था, इसलिए राष्ट्रवाद की स्थापना करने में उसको बहुत महत्व दिया जाता है। नेपोलियन ने जो है वो संघर्ष करते हुए एक अपनी सेना का निर्माण किया, राष्ट्रवाद की स्थापना किया और उसमें लाखों की संख्या में जेल में रह करके उसने अपनी एक सेना बनाई। वहाँ के तत्कालीन राजतंत्र का विरोध किया और राजतंत्र के विरोध करने के बाद जो है लोगों में राष्ट्रवाद पैदा किया। नेपोलियन का नाम जहाँ तक आता है हम आप बताना चाहेंगे कि उसने अपने शासन में जो परिवर्तन लाया, वो परिवर्तन के बाद जो है चूंकि प्रजा की मनमानी को बढ़ते हुए देख करके उसने राजतंत्र में व्यापक परिवर्तन लाया और ये बताता है कि नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन जब चलाया तो अपने आधार पर परिवर्तन लाया, जो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। उसने एक किताब लिखा जेल में रह करके, जो स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ कहलाती है, मेरा संघर्ष कहलाती है, और वो जो है नेपोलियन की राष्ट्रीय विचार को बताती है। हम आप बताना चाहेंगे, थोड़ा सा और आपका समझ लेंगे। नेपोलियन का शासन जो था वो किस पर आधारित था, वो समानता पर आधारित था और व्यक्तिगत समानता, वर्गीय समानता, जातीय समानता, नारीवाद, राष्ट्रवाद आदि बातों को बताता है। हाँ, प्रजातंत्र का थोड़ा सा विरोधी था, क्योंकि प्रजातंत्र में जो है वो मनमानी आती है, इसलिए नेपोलियन राजतंत्र में जो है एक अंकुश रखना चाहता था, इसलिए अपना शासन वो चलाया और वो देखा कि इसमें उसका शासन क्या बताता है। जब उसने शासन चलाया तो राजतंत्र की स्थापना किया। राजतंत्र की स्थापना, राजा के शासन को स्थापित किया, उस क्षेत्र में परिवर्तन लाया जो राष्ट्रवाद कहलाया। उसका शासन जो है पूरी दुनिया को पसंद आया। नेपोलियन का शासन जो है, यद्यपि वो वहाँ पर प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र लाया और राजतंत्र के बारे में लोगों को बताया। नेपोलियन का नाम जो आता है वो कानून में समानता को दर्शाता है। कानून के बराबर वो सबको बराबर हक दिया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, कानून के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, जो एक कोड कहलाया, जो नेपोलियन कोड कहलाता है। दूसरा तत्व ये आता है। तीसरा तत्व आता है, उसमें संपत्ति के आधार को सुरक्षित किया। प्रत्येक व्यक्ति की संपत्तियां अलग अलग होती हैं और सबको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार दिया। इसके बाद चौथा तत्व आया, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, कि कोई भी व्यक्ति जमीन को लेकर किसी को अपने पास नौकरी नहीं दे सकता है और जागीरदारी की जो शुरुआत थी, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और लोगों को उससे मुक्ति दिलाया। सभी वर्ग में समानता का अधिकार दिलाया। इसे नेपोलियन जो है फ्रांस का एक महान शासक कहलाया। नेपोलियन के आदर्शों पर लोगों ने अपने में परिवर्तन लाया, जो राष्ट्रवाद को एक विस्तृत मायने में लाता है और फ्रांस में परिवर्तन को दर्शाता है। फ्रांस में जो डेमोक्रेसी के स्थान पर उसमें
राष्ट्रतंत्र की स्थापना हुई वो उसके आदर्शों को बताती है, और राष्ट्रवाद की स्थापना का श्रेय फ्रांस को दिया जाता है। नेपोलियन का नाम आता है। नेपोलियन कोड क्या बताता है? समानता को बताता है, नारीवाद को बताता है, राष्ट्रवाद को बताता है, और वो एक ऐसे आदर्श को बताता है जो संपत्ति के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, भूदासत्व के आधार पर लोगों में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ठीक प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ तक, फिर आपसे हम कल फिर मिलेंगे, और उम्मीद है कि इसे आप जान गए होंगे, इसे आप नोट्स बना लेंगे, कल लिख कर लाएंगे, और इसका हम जो है मूल्यांकन करेंगे, इसकी कॉपी आपको हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू, दैट्स ऑल। आपसे कल फिर मिलते हैं।